गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे ASP.NET की यूनिट थर्ड। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन से पहले हम देख लेते हैं कि वैलिडेशन क्या होता है। तो वैलिडेशन का बेसिकली वैलिडेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई डेटा ले रहे हैं यूज़र से, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हम यह देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जैसा हम चाहते हैं उस तरह से यूज़र द्वारा भरी गई है या नहीं भरी गई है। तो वैलिडेशन में कुछ वैल्यूज़ को दिए गए रूल्स के सेट से कंपेयर कराया जाता है। दिए गए सेट्स के दिए गए रूल्स के सेट, तो ये रूल्स के सेट क्या होते हैं कि हम अपने हिसाब से जैसे हमें इंफॉर्मेशन लेना है यूज़र, तो पहले से हम सेट कर देते हैं कि जैसे जो ज़रूरी फील्ड्स होंगी वो यूज़र छोड़ नहीं सकता फॉर्म पर। जब भी हम किसी वेबसाइट पे देखते हैं या फिर हम कोई ज़रूरी फॉर्म भरते हैं तो उस समय देखते हैं कि हम यदि मान के चलो कोई हम जैसे कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पर यदि हमने क्वालिफिकेशन वाला फील्ड यदि हमने ब्लैंक छोड़ दिया तो वहाँ वो फॉर्म फिर हमारा सबमिट नहीं होने लगता। तुरंत हमें बाजू में मैसेज आता है, प्लीज़ एंटर योर क्वालिफिकेशन। यदि हमने नाम या लास्ट नेम की यदि फील्ड को गलती से खाली छोड़ दिया, या फिर कोई कहीं पर हमने जो वैल्यूज़ पहले से डिसाइड है, मान के चलो एज है, वहाँ पे एज डिसाइड है कि कोई फॉर्म 18 से 24 साल तक के लोग ही भर सकते हैं, स्टूडेंट भर सकते हैं। वहाँ पर यदि हम मान के चलो एज को कम डालते हैं 18 साल से या फिर ज़्यादा डालते हैं 24 साल से, तो इस समय भी क्या होता है, मैसेज आता है कि आपकी एज जो भी रेंज डिफाइन है उसमें नहीं है। तो इस टाइप के रूल्स का सेट होता है, उससे क्या कराया जाता है, कंपेयर कराया जाता है किसके डेटा को, जो यूज़र डेटा एंटर कर रहा है। तो वैलिडेशन में वैल्यूज़ को दिए गए रूल्स के सेट से कंपेयर कराया जाता है और देखा जाता है कि वैल्यूज़ दिए गए रूल्स को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य यूजलेस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने से रोकना होता है। वैलिडेशन कई कारणों से परफॉर्म किया जाता है, जिनमें कुछ इस प्रकार है। यदि फॉर्म पर अधूरा डेटा भरा गया है, यदि भरा हुआ डेटा सही फॉर्मेट में ना हो, यदि भरा हुआ डेटा स्पेसिफिक रेंज में ना हो। अब वैलिडेशन को क्लाइंट साइड या सर्वर साइड पर परफॉर्म किया जा सकता है। तो वैलिडेशन दोनों तरफ हो सकता है, क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे भी। जब यूज़र ने जो डेटा इन्फॉर्म की एंटर किया, वो यदि सर्वर पर जाके सर्वर पर पहुंचने के बाद सर्वर पर वैलिडेट किया जा रहा है तो वो कहलाएगा सर्वर साइड वैलिडेशन। और यदि यूज़र ने फॉर्म भरा और उसका वैलिडेशन ब्राउज़र पे ही हो जाए, यदि ब्राउज़र मतलब क्लाइंट साइड पर ही हो जाए, वो सर्वर तक ना जाए, तो वो कहलाता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो जब पोस्ट बैक के दौरान सर्वर पर यूज़र इनपुट वैलिडेशन किया जाता है, यह सर्वर साइड वैलिडेशन कहलाता है। पोस्ट बैक मतलब जो भी फॉर्म पर यूज़र ने इन्फॉर्मेशन भरी है वो सर्वर तक जाती है और फिर सर्वर पर क्या होता है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है वैलिडेशन करने के लिए, उस प्रोग्रामिंग का कोड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन वो कोड कहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, सर्वर पर। तो यह कहलाता है सर्वर साइड वैलिडेशन कहलाता है। जब यूजर इनपुट वैलिडेशन को क्लाइंट साइड पे किया जाता है, क्लाइंट साइड पे क्या रहता है, जो भी वैलिडेशन का कोड है वो क्लाइंट मशीन मतलब ब्राउजर पर ही एग्जीक्यूट होता है। तो ये क्या कहलाता है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। आगे देखते हैं हम सर्वर साइड वैलिडेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को सर्वर पर भेजा जाता है और किसी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे ASP.NET PHP आदि का यूज कर डेटा का वैलिडेशन किया जाता है। और सर्वर साइड पर वैलिडेशन हो जाने के बाद फीडबैक वापस क्लाइंट को एक नए डायनेमिकली जनरेटेड पेज द्वारा भेजा जाता है। जैसा कि हम देखते हैं जब भी हम सोशल साइट पे कोई अकाउंट बनाते हैं, कोई नया अकाउंट बना रहे हैं और फिर हम उस नया अकाउंट या फिर लॉगिन कर रहे हैं, दोनों ही केस में यदि जैसे मान के चलो यदि हम लॉगिन की बात करें, वहाँ पर यदि हमने पासवर्ड और ईमेल एड्रेस यदि गलत एंटर किया तो तुरंत हमें एक पेज में जितनी भी हमने एरर जो भी मिस्टेक करी है उनके बाजू में क्या होगा, जैसे जहाँ पर हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो उसके बाजू में आ जाएगा कि यू एंटर रॉन्ग पासवर्ड। इस तरीके के एक नया पेज जनरेट किया जाता है फीडबैक के रूप में और वहाँ बताया जाता है कि हमने गलतियाँ कहाँ की है। इसके अलावा फीडबैक दोनों ही केस में आता है। यदि कोई गलती भी नहीं की है, मतलब हमने डेटा एंटर किया वो वैलिडेट होगा, और कोई गलती नहीं हुई तो हमें एक नया पेज जो लॉगिन के बाद हम कहाँ एंटर कर जाते हैं, अपनी प्रोफाइल में। तो बेसिकली वैलिडेशन
की यदि हम बात करें तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि यूज़र ने जो डेटा एंटर किया है यदि वो वैलिडेट है तो फिर आगे प्रोसेस होती है। यदि डेटा वैलिडेट नहीं हुआ, यदि डेटा गलत पाया जाता है तो फिर यूज़र को इन्फॉर्म किया जाता है एरर मैसेज के द्वारा। तो सर्वर साइड वैलिडेशन ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को आसानी से मैलिशियस यूज़र द्वारा बाईपास किया जा सकता है और मैलिशियस यूज़र गलत जानकारी को सर्वर पर स्टोर कर सकता है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट वैलिडेशन ज़्यादा सुरक्षित इसलिए माना जाता है क्योंकि क्लाइंट साइड वैलिडेशन जनरली जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट हम जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट को ब्राउज़र का इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। तो अब यदि कोई ब्राउज़र की सेटिंग में जाके जावा स्क्रिप्ट को डिसेबल कर दे तो जो भी जावा स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होना है ब्राउज़र पे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब वैलिडेशन का कोड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कोई भी वैलिडेशन परफॉर्म डेटा पर नहीं होगा, और डेटा यदि गलत भी है या कोई ज़रूरी फील्ड छोड़ भी दी यूज़र ने तो भी वो डेटा हमारे डेटाबेस या सर्वर पर जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो इस कारण से सर्वर साइड वैलिडेशन ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन की बात करते हैं। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन में यूज़र को जल्दी रिस्पांस मिलता है। अब जल्दी रिस्पांस इसलिए मिलता है क्योंकि क्लाइंट साइड वैलिडेशन में जो हमारे यूज़र द्वारा एंटर किया गया डेटा वो सर्वर तक जाएगा नहीं, वो कहाँ पर वैलिडेट हो जाएगा, ब्राउज़र पे ही, क्लाइंट मशीन पर ही। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिस्पांस क्या होता है, जल्दी मिलता है क्योंकि क्लाइंट साइड वैलिडेशन ब्राउज़र पे ही परफॉर्म होते हैं। अब यदि हम बात करते हैं जब क्लाइंट साइड वैलिडेशन किया जाता है तब सभी यूजर इनपुट्स को वैलिडेट यूजर ब्राउज़र खुद करता है, जिससे क्लाइंट साइड वैलिडेशन में सर्वर तक की राउंड ट्रिप की जरूरत नहीं होती। मतलब यूजर ने फॉर्म पर डेटा एंटर किया, वो कहाँ तक जाएगा, सर्वर तक। किसमें, सर्वर साइड कंट्रोल में। लेकिन क्लाइंट साइड कंट्रोल में वह डेटा सर्वर तक ना जाके कहाँ पर वैलिडेट कर लिया जाता है, क्लाइंट साइड पर ही। तो ये राउंड ट्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ती कि डेटा सर्वर तक गया, फिर सर्वर से वैलिडेट हुआ और फिर वापस जो भी रिस्पॉन्स आया वैलिडेशन के बाद वो यूज़र को मिले। नहीं, तुरंत क्या होता है, ब्राउज़र द्वारा ही डेटा को वैलिडेट कर लिया जाता है, जिससे सर्वर और क्लाइंट के बीच नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है और सर्वर बेहतर ढंग से कार्य करता है। इस तरह का वैलिडेशन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि जावास्क्रिप्ट, HTML5 आदि द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारा क्लाइंट साइड। अब सर्वर और क्लाइंट के बीच नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है का मतलब क्या है कि अब जब जितना कम सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन रहेगा, मतलब यदि जो टास्क अभी हम सर्वर साइड इस वैलिडेशन में सर्वर पर कर रहे थे वो टास्क, उस टास्क को हम कहाँ कर ले रहे हैं, क्लाइंट पर ही कर रहे हैं। तो क्लाइंट को उस समय सर्वर को बिजी करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह क्या कर सकता है, उस टाइम में जब वैलिडेशन क्लाइंट पे हो रहा है तो सर्वर उस समय फ्री दूसरा काम कर सकता है। तो जितना कम सर्वर और क्लाइंट के बीच में जितना जो ट्रैफिक जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, कम यूज़ होता है कि सर्वर क्लाइंट साइड वैलिडेशन में, क्योंकि जो वैलिडेशन है वो ब्राउज़र खुद ही कर लेता है। ब्राउज़र द्वारा वैलिडेट, मतलब ब्राउज़र पर वैलिडेशन जो भी कोड रहता है वो ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट होता है। तो सर्वर पर जो लोड होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है यहाँ पर। तो उससे नेटवर्क ट्रैफिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। अब हम आते हैं उदाहरण। तो चाहे क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो चाहे सर्वर साइड वैलिडेशन हो, तो यूज़र ने फॉर्म पर गलत फॉर्मेट में ईमेल एड्रेस एंटर किया तो तुरंत यूज़र को एरर मैसेज मिल जाएगा, वह गलती को सुधार कर अगली फील्ड में मूव हो सकता है। इस तरह से यूज़र सभी फील्ड्स को सही एंट्रीज कर फॉर्म को सबमिट कर सकता है। तो ये उदाहरण था वैलिडेशन, चाहे वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो चाहे सर्वर साइड वैलिडेशन। दोनों ही केस में यूज़र ने फॉर्म पर यदि कोई गलत एंट्री करी है तो उसको क्या होगा, एक एरर मैसेज आएगा यूज़र के सामने, और जब तक वो एरर मैसेज उसको गलती को सुधार नहीं लेता वो नेक्स्ट फील्ड में मूव या तो कर नहीं पाएगा, करेगा भी तो उसका फॉर्म लास्ट समय में जब वो बटन क्लिक करेगा तो उस समय वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक वो अपनी एरर को ठीक ना कर ले। अब आते हैं हम वैलिडेशन कंट्रोल पर।
तो वैलिडेशन कंट्रोल क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो इनपुट कंट्रोल के डेटा को वैलिडेट करने के लिए वैलिडेशन कंट्रोल का यूज किया जाता है। तो इनपुट कंट्रोल का मतलब क्या है यहाँ पर, जिन कंट्रोल का यूज करके हम यूजर से इनपुट को लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब टेक्स्ट बॉक्स में यूजर सही तरह से डेटा एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको वैलिडेट करने के लिए वैलिडेशन कंट्रोल का यूज किया जाता है। यदि डेटा गलत होता है तब एरर मैसेज डिस्प्ले होता है। ASP.NET में वैलिडेशन कंट्रोल को क्रिएट करने का सिंटैक्स इस प्रकार है। तो पहले हम क्या करते हैं, एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ASP लिखते हैं, फिर कॉलन लगाते हैं, फिर ये कंट्रोल का नाम। तो ये जो कंट्रोल नेम है हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। फिर हम ID देते हैं, ID हम जो भी देना चाहें किसी भी कंट्रोल की दे सकते हैं। रन एट एट्रीब्यूट यह बताता है कि रन एट की वैल्यू यदि सर्वर है तो इससे यह पता चलता है कि यह कंट्रोल एक सर्वर साइड कंट्रोल है। फिर स्लैश और उसके बाद एंगल ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, टैग क्लोज हो जाता है। इस तरीके से हम डिफाइन, ये सिंटैक्स है किसी भी वैलिडेशन कंट्रोल का। तो इसको और हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी कोड में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वैलिडेशन का पहला टाइप का, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। तो एप्लीकेशन में इनपुट फील्ड को रिक्वायर्ड फील्ड बनाने के लिए रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का यूज किया जाता है। तो कोई इनपुट फील्ड है, मान के चलो टेक्स्ट बॉक्स है, और हम ये चाहते हैं कि यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक खाली ना छोड़े। मान के चलो वो टेक्स्ट बॉक्स किस लिए बनाया, यूजर से उसका नाम लेने के लिए। तो हम चाहते हैं, क्योंकि नाम जरूरी इंफॉर्मेशन है, तो यूजर उस फील्ड को बिल्कुल भी गलती से भी खाली ना छोड़े, तो उसके लिए ऐसी फील्ड्स को हम क्या कर देते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड बना देते हैं। किसके द्वारा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का यूज करके। तो यदि यूजर द्वारा इनपुट वैल्यू को एंटर नहीं किया जाता है तब रिक्वायर्ड फील्ड कंट्रोल एरर उत्पन्न करता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की, जिनको हम देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ID, इसका डिस्क्रिप्शन है। इस प्रॉपर्टी का यूज कंट्रोल को यूनिक ID देने के लिए किया जाता है। रन एट, यह प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है कि कंट्रोल एक सर्वर कंट्रोल है। टैग्स, जब वैलिडेशन फेल हो जाता है तब यह प्रॉपर्टी मैसेज डिस्प्ले करती है। मतलब यदि वैलिडेशन फेल हो गया, यदि मान के चलो इस केस में जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के केस में है कि यूजर ने कोई भी एंट्री फिल नहीं करी, जिस भी इनपुट कंट्रोल का यूज किया है, मान के चलो हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया है, उस टेक्स्ट बॉक्स में हमने कौन सा वैलिडेशन लगाया है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन, और उस टेक्स्ट बॉक्स में यदि यूजर ने कोई भी एंट्री नहीं की, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करी, तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करेगा, एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, जिसको हम सेट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके। अब 4 कलर, यह कंट्रोल का 4 कलर होता है, मतलब ऐसे एरर मैसेज का जो भी फॉन्ट का कलर है उसको हम सेट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके, 4 कलर प्रॉपर्टी का यूज करके। एरर मैसेज, इस प्रॉपर्टी के द्वारा टेक्स्ट मैसेज को सेट कर सकते हैं जो कि वैलिडेशन के फेल होने पर डिस्प्ले करना होता है। तो एरर मैसेज में भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरह होता है कि जब यदि वैलिडेशन फेल हो जाए तो जो भी हम यूज़र को एरर मैसेज देना चाहे वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं एरर मैसेज में, ऐसे एरर मैसेज प्रॉपर्टी का यूज़ करके। बैक कलर, इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम कंट्रोल के बैक कलर को सेट कर सकते हैं। मतलब यदि कंट्रोल के यदि हमें जो भी मैसेज आ रहा है उसके यदि हमें बैक कलर को सेट करना है तो उसका यूज़ हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर सकते हैं, बैक कलर। अब कंट्रोल टू वैलिडेट, मतलब हमें अब वैलिडेशन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का यूज़ तो करना है, लेकिन किस इनपुट कंट्रोल पे करना है, तो वो उस इनपुट कंट्रोल की ID कहाँ पर सेट की जाती है, कंट्रोल टू वैलिडेट में। तो इस प्रॉपर्टी में उस कंट्रोल की ID सेट करते हैं जिस पर वैलिडेशन लगाया जाता है। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। स्टार्ट पे गए हम, विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे ऑल प्रोग्राम में से। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो कंप्यूटर है उस पर विजुअल स्टूडियो पहले से इंस्टॉल हो। अब हम क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर हम ASP.NET वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं। तो एक नया विंडो आता है, कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट। यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं कि वैलिडेशन अंडरस्कोर
कंट्रोल्स। ठीक है, वैलिडेशन कंट्रोल्स। अब ये ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, 1 कर देते हैं, डबल 1। ठीक है, इसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं। तो अब हमारा थोड़ी देर में विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो टूल है, डेवलपमेंट टूल है, जिसके द्वारा हम ASP.NET पर एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ASP.NET टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट भी जो प्रोवाइड किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही डेवलप किया गया है। ये हमको बेसिकली एक इन्वायरमेंट देता है जहाँ पर हम ASP.NET की टेक्नोलॉजी पर अपने जो भी वेबसाइट है, जो भी एप्लीकेशन है, उसको बना सकते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया विजुअल स्टूडियो। अब यहाँ पे हम देखते हैं दो चीज, एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और टूल बॉक्स। तो ये हमारा तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पेज को ओपन कर लेते हैं। तो पेज को ऐड करने के लिए यदि हम ऐड करना चाहते हैं अपने फॉर्म पे, तो क्या करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है क्या, वैलिडेशन अंडर स्कोर कंट्रोल्स 11, तो उस पर जाके राइट क्लिक करते हैं। राइट के बाद हम ऐड पर जाते हैं, तो अपने आप एक और मेन्यू ओपन होता है। वहाँ से हम न्यू आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से वेब फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। इस वेब फॉर्म को यदि हमको नाम देना है तो इस वेब फॉर्म को हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया वैलिडेशन। ठीक है, और इसको हमने कर दिया ऐड। तो जैसे ही पेज ऐड हो जाएगा, ये जो हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, इसमें जो हमारी एप्लीकेशन उसके अंदर वो पेज दिखाई देने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है validation.aspx, ये ASP.NET फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब इस पेज का हम ये कोड, ये सिंपल ये सोर्स कोड है, इसके दो पार्ट होते हैं हमेशा फॉर्म के, एक सोर्स एक डिज़ाइन। तो हम डिज़ाइन पे आते हैं और डिज़ाइन के बाद हम टूल बॉक्स पे आते हैं। अब टूल बॉक्स एक्चुअल में टूल बॉक्स को थोड़ा हम सेट कर लेते हैं। ये अब ये साइड में हमारा टूल बॉक्स आ गया। ये हमारा पेज है, पेज का डिज़ाइन जो हमने अभी वेब फॉर्म ऐड किया है उसी का डिज़ाइन है। तो पहले हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की बात कर रहे थे, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक लेवल ले लेते हैं। इस लेवल की प्रॉपर्टी पे जाके हम इसके टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, नेम। इसके फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। अब हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या कहलाएगा, इनपुट कंट्रोल, जिसमें यूजर वैल्यू दे सकता है। तो हम यहाँ टूल बॉक्स में से जाके उस टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वेब फॉर्म पर। अब प्रॉपर्टी पे जाके हम इस टेक्स्ट बॉक्स की सबसे पहले हम क्या कर देंगे, आईडी चेंज कर देंगे, जो कि हमें ज़्यादा आसान हो जैसे याद रखना। तो txt1 हमने रख दी। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लेंगे। अब रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वैलिडेशन ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से हम कंट्रोल देखेंगे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, और इसको ड्रैग करते हुए वेब फॉर्म पर ड्रॉप कर देंगे। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, जो प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी। तो पहला आईडी, तो आईडी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर 1 है। ठीक है, हम उसको यही रहने देते हैं। अब और हमने देखा प्रॉपर्टी
एरर मैसेज कि अब यदि मान के चलो अब हम इसको लगाना किस पे चाहते हैं, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पे, इस वाले इनपुट कंट्रोल पे। तो एरर मैसेज से पहले हम क्या कर लेते हैं, या फिर हम अभी ये सेट करना चाहते हैं तो उसको भी सेट कर सकते हैं। तो हम पहले यदि इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज़र खाली छोड़ता है नेम फील्ड को, तो हम यहाँ पर एरर मैसेज देंगे, प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है। अब इसके बाद हम क्योंकि इस इनपुट कंट्रोल पर क्या करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर अप्लाई करना चाहते हैं, या रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को इस इनपुट कंट्रोल से जोड़ना चाहते हैं। तो हम जाएंगे कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी पे हम गए थे। तो जैसे ही हम इस यहाँ ड्रॉप डाउन पे करेंगे, तो अभी क्योंकि एक ही टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पर लिया हुआ है, एक ही इनपुट कंट्रोल लिया है, तो हमें लिस्ट में केवल वही उसकी ही आईडी दिखाई दे रही। तो इस आईडी को हमने सेट कर लिया कंट्रोल टू वैलिडेट में, मतलब ये वाला कंट्रोल अब इससे जुड़ चुका है, इस वाले रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर से, क्योंकि हमने इस टेक्स्ट बॉक्स पर ही इसको अप्लाई किया है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज़र खाली ना छोड़े, इसलिए इस टेक्स्ट बॉक्स को कैसा बना दिया हमने, रिक्वायर्ड फील्ड। किसका यूज़ करके, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का यूज़ करके। तो उसी की हम अभी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं। अब जैसे जो एरर मैसेज आ रहा है उसको हमको क्या करना है, थोड़ा बोल्ड में दिखाना है, और साथ ही साथ हमको 4 कलर जैसा प्रॉपर्टी देखा था हमने, तो हम कर देते हैं अभी जो एरर मैसेज डिस्प्ले हो उसका हम कलर कर देते हैं ठीक है। इसको हम यहाँ से कस्टम कर सकते हैं कलर उसको, ठीक है। तो ये रहा हमारा। इसके बाद हम एक फॉर्म पर सबमिट बटन और ले लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में इसका टैक्स हम सेट कर देते हैं मिट, और इसका फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। यदि हमें इसको कलर चेंज करना हो तो कलर को भी थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। ठीक। अब हम इसको अपने पेज को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो उसके लिए हम डीबग पे जाएंगे और फिर स्टार्ट डीबगिंग पे क्लिक करेंगे। तो कुछ देर बाद हमको ब्राउज़र पर जो भी हमने वेब फॉर्म पर कंट्रोल्स लिए हैं वो हमें दिखाई देंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर आउटपुट जैसे ही पेज डिस्प्ले होता है तो रिक्वायर्ड फील्ड किस तरह से वर्क कर रहा है। तो जैसे ही इसका आउटपुट आएगा, हम वैल्यूज पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहले हम वैल्यू एंटर करेंगे और फिर हम जब वैल्यू नहीं एंटर करेंगे फिर हम देखेंगे कि आउटपुट आ क्या रहा है। तो ये हमारा, हमने एक लेवल लिया था, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया था, इस टेक्स्ट बॉक्स पे हमने क्या लगाया, रिक्वायर्ड फील्ड, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने रिक्वायर्ड फील्ड बना के रखा है, और एक हमने बटन लिया था। तो हम इस पे पहले वैल्यू एंटर करते हैं मोहन और सबमिट करते हैं, कोई एरर नहीं, ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड है। अब हम इसमें कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करते हैं इस फील्ड में, अब सबमिट करते हैं। तो जो हमारा ये मैसेज किसकी तरफ से आया है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की तरफ से, कि प्लीज़ एंटर योर नेम। ये हमने एरर मैसेज प्रॉपर्टी में सेट किया था कि यदि कोई यूज़र डेटा को एंटर करना भूल जाए तो उस समय क्या एरर देना है, वो हमने सेट कर दी थी। और इस रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को हमने किससे जोड़ के रखा था, इस वाले इनपुट कंट्रोल से, जो कि है टेक्स्ट बॉक्स। तो हमने कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी में
इस टेक्स्ट बॉक्स की क्या करा था, आईडी सेट कर दी थी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी में। तो ये था हमारे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अब यदि हम जो सिंटैक्स की बात कर रहे थे, तो यदि हम सिंटैक्स देखते हैं किसी भी वैलिडेटर कंट्रोल का, तो ये रहा सिंटैक्स। देखिए, एंगल ब्रैकेट ASP.NET कॉलन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ये हो गया कंट्रोल का नाम, ये कंट्रोल का नाम, और फिर उसकी आईडी, और रन एट सर्वर, सर्वर पर क्या हो रहा है, ये रन हो रहा है। तो ये तो इतना सिंटैक्स था। ये भी प्रॉपर्टी आगे दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने यूज करी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये जो विजुअल स्टूडियो जो भी हम ड्रैग कर रहे हैं टूल बॉक्स से, उस ये ऑटोमेटिकली ये कोड को हम टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा दी जाती है इस विजुअल स्टूडियो के द्वारा कि हम यदि कंट्रोल को यहाँ पर वेव फॉर्म पर ड्रॉप कर रहे हैं तो सोर्स में जाके हम ऑटोमेटिकली उसका कोड भी जनरेट होता जाता है पीछे, तो हम उसको कोड को देख भी सकते हैं, और उसको यदि हमें टाइप करना है तो टाइप भी कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट कंट्रोल। तो नेक्स्ट कंट्रोल है रेंज वैलिडेटर। तो रेंज वैलिडेटर यह चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि यूजर द्वारा एंटर्ड इनपुट दो वैल्यूज के बीच है। मतलब रेंज वैलिडेटर का यूज कब किया जाता है, जब हमें यह डिसाइड करना रहता है कि यूजर यदि कोई वैल्यू एंटर करे तो वो पर्टिकुलर वैल्यू से कम एंटर ना करे और कोई पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा एंटर ना करे। मतलब यहाँ दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक जो मिनिमम सेट करे कि यूज़र इस वैल्यू से कम नहीं एंटर कर सकता, और एक मैक्सिमम वैल्यू कि यूज़र इससे ज़्यादा वैल्यू एंटर नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिकली एक रेंज बन जाएगी। मान के चलो हमने बोल दिया कि आप कोई फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसके लिए एज होना चाहिए 18, मतलब मिनिमम एज होना चाहिए 18, मैक्सिमम एज होना चाहिए 24। तो 24 से ज़्यादा वाले नहीं भर सकते, 18 से कम वाले नहीं भर सकते। तो रेंज क्या रहेगी, 18 से 24। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, रेंज वैलिडेटर प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो एक होती है मैक्सिमम वैल्यू, यह प्रॉपर्टी कंट्रोल की मैक्सिमम वैल्यू को स्पेसिफाई करती है। मिनिमम वैल्यू, यह प्रॉपर्टी कंट्रोल की मिनिमम वैल्यू को स्पेसिफाई करती है। आईडी, इस प्रॉपर्टी का कंट्रोल को यूनिक आईडी देने के लिए किया जाता है। रन एट, यह प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है कि कंट्रोल एक सर्वर कंट्रोल है। टेक्स्ट, जब वैलिडेशन फेल हो जाता है तब यह प्रॉपर्टी मैसेज डिस्प्ले करती है। फोर कलर, यह कंट्रोल का फोर कलर होता है। एरर मैसेज, इस प्रॉपर्टी के द्वारा टेक्स्ट मैसेज को सेट कर सकते हैं जो कि वैलिडेशन के फेल होने पर डिस्प्ले करना होता है। बैक कलर, इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम कंट्रोल के बैकग्राउंड कलर को सेट कर सकते हैं। कंट्रोल टू वैलिडेट, इस प्रॉपर्टी में उस कंट्रोल की आईडी सेट कर सकते हैं जिस पर वैलिडेशन लगाया जाता है। तो ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी कॉमन ही है, केवल दो प्रॉपर्टी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू वो अलग से है रेंज वैलिडेटर में। तो हम रेंज वैलिडेटर को अब देख लेते हैं। तो उसके लिए हम वापस डिज़ाइन पे जाते हैं अपने वेब फॉर्म के, और यहाँ से हम एक और क्या करते हैं, पहले हम डीबग, अभी हमने रन किया था पेज को तो पहले उसको स्टॉप कर देते हैं। तो हम हमारा टूल बॉक्स यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ से हम लेते हैं एक लेवल। तो लेवल हमने ड्रैग किया, और लेवल को इसका हम टेक्स्ट सेट कर देंगे। टेक्स्ट में हम देना चाहते हैं एज, ठीक है। अब यदि हम इसको फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, अब हम एक टेक्स्ट बॉक्स और लेते हैं जिसमें यूज़र एंटर कर सके एज, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की हम आईडी चेंज कर देते हैं txt1, ओके। पहले से हम दे चुके हैं, तो इस आईडी को txt2, ठीक है। अब हम लेते हैं एक रेंज वैलिडेटर। तो वैलिडेशन ग्रुप में जाएंगे हम, और रेंज वैलिडेटर को ड्रैग करते हुए वेब फॉर्म पर ड्रॉप करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात कर ले। तो मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी सेट कर देते हैं 24, और मिनिमम वैल्यू कितना सेट कर देते हैं 18। और इस वैलिडेटर कंट्रोल को हमें किस टेक्स्ट बॉक्स पे लगाना है,
तो उसकी हमें आईडी सेट करना पड़ती है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कंट्रोल टू वैलिडेट। तो कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी पे जाएंगे हम, कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी पे जाएंगे, रेंज वैलिडेटर की कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी पे जाएंगे और उस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे अब हम जिसके आईडी जिस पर हमें रेंज वैलिडेटर लगाना चाहते हैं। तो रेंज वैलिडेटर हम इस टेक्स्ट बॉक्स पे लगाना चाहते हैं, इस इनपुट कंट्रोल पे लगाना चाहते हैं जिसकी आईडी क्या है? txt2। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया, सेट हो गई कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी में क्या वैल्यू सेट हो गई? txt2। जी किसकी आईडी है? मतलब आईडी सेट हो गई इनपुट कंट्रोल की जिस पर हमको रेंज वैलिडेटर को लगाना है। अब हम एरर मैसेज में क्या कर देंगे? वैल्यू डाल देंगे, जो भी एरर मैसेज हमें डिस्प्ले कराना है। यदि यूज़र ने स्पेसिफिक रेंज के अंदर वैल्यू एंटर नहीं करी तब, तो प्लीज़ या फिर योर एज not in range 18 to 24, ताकि यूज़र को समझ में आ जाए कि आपकी जो एज है या तो कम है या फिर ज़्यादा है 18 से 24 साल के बीच में। यदि हम ऐसा चाहते हैं कि वही यूज़र फॉर्म भरे जो कि 18 साल से 24 साल के बीच में हो। अब हमने यहाँ पे जो भी फॉन्ट है इसको हम क्या कर सकते हैं? बोल्ड कर सकते हैं। 4 कलर प्रॉपर्टी का यूज़ और कर लेते हैं हम कि इसका कलर को हम कस्टमाइज़ कर लें। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं? फॉर्म को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, डीबग पर जाके स्टार्ट डीबगिंग पर क्लिक करके, और देखते हैं कि रेंज वैलिडेटर किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये रहा फॉर्म, पहले हम एंटर कर लेते हैं मोहन। अब रेंज पहले हम देते हैं गलत वैल्यू 17, कम मतलब 18 से कम, और सबमिट करेंगे तो योर एज नॉट इन रेंज 18 to 24। यूज़र को पता चल गया, ठीक है। यदि उसकी बाय चांस यदि गलती से उसने अपनी एज कम भरी हो तो फिर वो बाद में सुधार करके जो भी एज एंटर करेगा, यदि वो रेंज के अंदर होगी 18 से 24 तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंट्रोल पे। तो नेक्स्ट कंट्रोल है हमारा कंपेयर वैलिडेटर। तो कंपेयर वैलिडेटर नाम से ही क्लियर है कि मतलब ये कंपेयर करेगा। तो कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल एक कंट्रोल की वैल्यू को दूसरे कंट्रोल की वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यू से कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ऑपरेटर यह प्रॉपर्टी यह स्पेसिफाई करती है कि परफॉर्म होने वाले कंपैरिजन ऑपरेटर का टाइप क्या है। तो कंपैरिजन होने वाले ऑपरेटर का टाइप क्या है, मतलब किस टाइप का ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। जैसे यदि इक्वल है, इक्वल मतलब दो वैल्यू को इक्वलिटी चेक करना है, या फिर इक्वल और लेस देन मतलब इक्वल और साथ में ये चेक करना है कि छोटी है कि नहीं। तो इस तरह से ऑपरेटर के टाइप होते हैं जो कि हम प्रॉपर्टी में जब हम इसकी देखेंगे तो वहाँ पे हम इनको देख लेंगे कौन कौन से टाइप के ऑप्शन हमको दिए गए हैं। अब कंट्रोल टू कंपेयर मतलब किससे कंपेयर करा, यह प्रॉपर्टी है स्पेसिफाई करती है कि किस कंट्रोल की वैल्यू से कंपेयर किया जाना है। फिर आईडी, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कंट्रोल को यूनिक आईडी देने के लिए किया जाता है। रन इट, यह प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है कंट्रोल एक सर्वर कंट्रोल है। टैक्स, जब वैलिडेशन फेल हो जाता है तब यह प्रॉपर्टी मैसेज डिस्प्ले करती है। 4 कलर, यह कंट्रोल का 4 कलर है। तो ये प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस वैलिडेटर को यूज़ कर इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम आगे आते हैं और हम एक कंपेयर कराना है तो हम एक क्या करते हैं, लेबल ले लेते हैं। ठीक है, लेबल, और
इसको हम कर देते हैं, इसका प्रॉपर्टी को, इसकी हम प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट को सेट कर देते हैं पासवर्ड। ठीक है, अब पासवर्ड को हम हमेशा कंपेयर कराते हैं ना, जब भी हम देखते हैं कि यदि हम कोई नया यूज़र नया अकाउंट खोलते हैं किसी भी साइट पे, तो पहले वो हमसे पासवर्ड लेता है, मतलब पहले तो सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, नाम जो भी ज़रूरियत है, उसके बाद हमें मौका देता है कि हम अपना एक पासवर्ड चूज़ करें, तो हम पासवर्ड डालते हैं, तो फिर वो कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन भी रखता है नीचे। तो बेसिकली वो कैसे वो पता करता है कि, तो कंफर्म पासवर्ड में जो भी वैल्यूज हम एंटर करते हैं पासवर्ड की, उसको किससे चेक कराया जाता है, जो कि हमने पहले पासवर्ड फील्ड में एंटर किया है। तो इसका हम देखेंगे एग्जांपल। तो ये हो गया फॉन्ट, ठीक है। अब हम आते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेवफॉर्म पर लाएंगे, और उसके बाद हम इसके आईडी सेट कर लेते हैं txt3। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम को, ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और लेवल, इसको हम दे देते हैं, उसका टेक्स्ट को दे देते हैं कन्फर्म पासवर्ड। उसको फॉन्ट को थोड़ा हम बोल्ड कर लेते हैं, प्रॉपर्टी पे जाके फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके बोल्ड को ट्रू सेट करके। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको यहाँ मैनेज कर लेते हैं। अब हम इसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, ठीक है। अब इसकी भी हम आईडी सेट कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जिस पैटर्न से करते हुए आ रहे हैं उसी पैटर्न से करते हैं, ताकि हमें मालूम रहे किस कंट्रोल की क्या आईडी है। तो txt4 इसकी आईडी हो गई। अब हम लेंगे वैलिडेशन कंट्रोल। तो किस वैलिडेशन की हम कंट्रोल की बात कर रहे थे, कंपेयर वैलिडेटर की। तो कंपेयर वैलिडेटर को लिया हमने। अब सबसे पहले तो इस कंपेयर वैलिडेटर को हमें किस इनपुट कंट्रोल पे लगाना है, तो वो है ये वाला टेक्स्ट बॉक्स। तो इस सबसे पहले हम जाएंगे और कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी पे जाके इस टेक्स्ट बॉक्स के आईडी को सेट कर देंगे। तो कंट्रोल टू वैलिडेट पे गए और हमने क्या सेट कर दिया, txt4 पे हमने लगाया कंपेयर वैलिडेटर। अब इस कंट्रोल की वैल्यू को हमें किससे कंपेयर कराना है, तो पासवर्ड फील्ड से। तो हम क्या पे गए, कंट्रोल टू कंपेयर प्रॉपर्टी पे, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, टेक्स्ट3 को अब सिलेक्ट कर लिया। मतलब txt4 की जो भी वैल्यू रहेगी वो किससे मैच होगी, txt3 से। वैल्यू आएगी कहाँ से, यूज़र की तरफ से। तो पहले जब यूज़र पासवर्ड जो भी डालेगा वो मैच होना चाहिए ना कन्फर्म पासवर्ड से। कन्फर्म पासवर्ड से। तो अब हम आते हैं आगे एरर मैसेज पे। यदि बाय चांस पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो फिर हम क्या एरर देंगे, तो पासवर्ड नॉट मैच्ड, ये हमने मैसेज दे दिया। इसके बाद हमने इसको भी क्या कर लिया, मैसेज को बोल्ड कर लिया, उसके फॉन्ट को 4 कलर पे जाके जो भी 4 कलर है उसको सेट कर लिया, मतलब फॉन्ट कलर को सेट कर लिया, जो भी हमारा एरर आएगा उसका। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको डीबग का यूज़ करके स्टार्ट डीबगिंग पे जाके हम वेवफॉर्म को अपना क्या करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं कि कंपेयर वैलिडेटर किस तरह से वर्क कर रहा है।
तो ये था हमारा कंपेयर वैलिडेटर। तो वैल्यू हो गई मोहन, एज हो गई 18, पासवर्ड 123 और कंफर्म पासवर्ड लिया हमने तो 123। ठीक है, कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमने केवल 12 डाला तो अप किया तो पासवर्ड नॉट मैच्ड, दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं। अब यहाँ टेक्स्ट बॉक्स यदि हम यहाँ पर देखें ये तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है, तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट मोड, तो टेक्स्ट मोड को यदि हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं और इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की भी जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कर लेते हैं, पासवर्ड सेट कर लेते हैं। और अब हम इसको क्या करते हैं, स्टॉप डीबगिंग करके अब हम फिर से क्या करते हैं, डीबग करते हैं। तो जो भी वैल्यू यूज़र क्या करेगा, एंटर करेगा, वो पासवर्ड के रूप में आएगी, वो हमें दिखाई नहीं देगी। मतलब पासवर्ड जनरली दिखाई नहीं देता है ना, डॉट डॉट रहता है, जो भी जिसमें दूसरे को यदि कोई बाजू में हो या देख तो उसको मालूम नहीं चल पाए कि हमने एक्चुअल में क्या एंटर किया है, तभी तो सिक्योरिटी बनी रहेगी। तो मोहन, सॉरी, आउटपुट हमारा यहाँ मोहन, एज 18, पासवर्ड 123, पासवर्ड 123 और सबमिट किया, क्योंकि पासवर्ड मैच कर गया तो कोई एरर नहीं। और यदि हम केवल 123 और यहाँ पे 1 और 2 एंटर करते तो फिर क्या होता, कंपेयर वैलिडेटर हमको एरर देता इस कि इस जो टेक्स्ट बॉक्स पे, क्योंकि हमने कंपेयर वैलिडेटर लगाया है तो एरर आती कि भाई बेल पासवर्ड मैच नहीं किया है, इसलिए वैल्यू एरर आई। क्योंकि कंपेयर वैलिडेटर ने क्या करा, वैल्यू उसको वैलिडेट किया कि इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है, क्यों तो नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ, एरर आया कंपेयर वैलिडेटर की ओर से। अब एक प्रॉपर्टी की और यदि हम बात करें तो हमने वो प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहती है, फिर भी उस प्रॉपर्टी को हम, क्योंकि इक्वल सेट थी इसलिए आ गया ऑपरेटर, जो एक हमने प्रॉपर्टी देखी थी ऑपरेटर। तो किसकी प्रॉपर्टी थी ऑपरेटर, कंपेयर वैलिडेटर की। तो ये रही ऑपरेटर, ये बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल सेट है, तो उसने क्या चेक किया, इक्वल है कि नहीं वैल्यू। यदि हम दो वैल्यू को चेक करना चाहते हैं कि वो इक्वल नहीं है करके, तो नॉट इक्वल का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन चेक करना तो ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हैं कि एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है कि नहीं, बड़ी और बराबर है कि नहीं के लिए ग्रेटर देन, और इक्वल ऑपरेटर का टाइप ये रख सकते हैं, लेस देन के लिए ये टाइप रख सकते हैं। तो इस तरह से टाइप दिए हुए हैं ऑपरेटर के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंट्रोल। तो ठीक है, अब है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल का यूज यह स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है कि इनपुट वैल्यू स्पेसिफिक पैटर्न से मैच हो रही है। तो यदि हमको कोई यूजर से वैल्यूज को एंटर कोई स्पेसिफिक पैटर्न में कराना है, जैसे कि हम ईमेल आईडी देखते हैं, तो ईमेल आईडी में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है हर मेल आईडी का, उसमें @ रहता ही है और .com इस तरह के सिंबल का यूज किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर का यूज किया जाता है। तो इसमें प्रॉपर्टी हम देखते हैं, तो पहला होता है वैलिडेशन एक्सप्रेशन। यह प्रॉपर्टी उस एक्सप्रेशन को स्पेसिफाई करती जिससे इनपुट कंट्रोल को वैलिडेट किया जाना है। फिर आईडी प्रॉपर्टी को ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी इसकी एज इट इज है प्रीवियस कंट्रोल की तरह। तो हम डायरेक्ट आते हैं आउट अपने प्रैक्टिकल पे। तो हम इसमें एक फील्ड एंटर कर लेते हैं या फिर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, एक लेवल ले लेते हैं और
लेवल के टेक्स्ट को हम सेट कर लेते हैं ईमेल, और इसके कलर को क्या कर लेते हैं, फॉन्ट को हम कर लेते हैं बोल्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए हम टूल बॉक्स पे जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करते हुए ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर देते हैं txt, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 तक सेट कर दी, txt 5 कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं एक वैलिडेशन कंट्रोल। कौन सा वैलिडेशन कंट्रोल, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। तो इसको टूल बॉक्स से ड्रैग करते हुए ड्रॉप कहाँ करेंगे, वेब फॉर्म पर। अब इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे, तो जो इसकी अलग से एक जो प्रॉपर्टी थी वैलिडेशन एक्सप्रेशन, इस प्रॉपर्टी को हम जाएंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमें ईमेल एड्रेस के पैटर्न को चेक करना है, तो हम क्या सेट कर लेते हैं यहाँ पे, इंटरनेट ईमेल एड्रेस। तो ऑटोमेटिकली ये पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे @ भी शामिल है, डॉट भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो इससे ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, जो भी यूज़र इनपुट करेगा उस पैटर्न उस वैल्यूज को इस पैटर्न से मैच कराया जाए कि उसके अंदर ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब इस वैल्यूज को यदि हमको क्या करना है, इसका जैसा कि हमने बाकी जगह किया है, इस कलर को, इसको हमने बोल्ड कर लिया है, और साथ ही साथ हमने 4 कलर प्रॉपर्टी को सेट करके रखा है। तो उसको भी हम सेम कर लेते हैं जैसे कि हमने दूसरे कंट्रोल्स के लिए करा है। ओके पर क्लिक कर देते हैं, ये सेट हो गया। तो अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। कंट्रोल टू वैलिडेट, अच्छा कंट्रोल टू वैलिडेट हम लगाना भी यहाँ पर हमने, तो कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी को सेट ही नहीं किया हमने कि इस वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर को हम किससे जोड़ना चाहते हैं हम। तो उस टेक्स्ट बॉक्स को, उस इनपुट कंट्रोल को अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया। उसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी में गए और कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी में जाके जो भी इनपुट कंट्रोल होगा, मतलब इस इनपुट का, ये टेक्स्ट बॉक्स की क्या आईडी को सेट कर देंगे। तो कंट्रोल टू वैलिडेट गए, कंट्रोल टू वैलिडेट पर गए, और फिर वहां पर जाके हमने उस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी को सेट कर देंगे। तो इसकी आईडी क्या थी, txt 5 ली थी हमने। और अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो जैसे ही अब हमको ये आउटपुट मिला, तो इसमें हमने नाम एंटर किया, उसके बाद हमने एज एंटर कर ली, उसके बाद हमने ईमेल एड्रेस डालेंगे, तो मोहन LM गलत डालते हैं, ठीक है। पासवर्ड तो तुरंत दे रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, मतलब ये ईमेल आईडी गलत है। इसके अलावा हम यहाँ पर हमने भी एरर मैसेज भी सेट कर सकते हैं अभी, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर एक्सप्रेशन आता है। और जो हमने प्रॉपर्टी अभी तक हर वैलिडेटर कंट्रोल में देखते आए, इसी प्रॉपर्टी में हम जो भी हम यूज़र के सामने एरर देना चाहें वो दे सकते हैं। तो हम दे सकते हैं कि हमने दिया मैसेज, यदि यूज़र ने सही तरह से
ईमेल एड्रेस नहीं एंटर किया तो हम उसको दे सकते हैं कि रॉन्ग ईमेल एड्रेस, ताकि यूज़र को अपनी गलती पता चल सके कि उसने कहाँ गलती करी है। तो इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन वर्क करता है। मतलब जब हम ये चाहते हैं कि हमारी वैल्यू कोई स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करे, मतलब जो भी हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करे, तो फिर उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। अब जैसे ईमेल एड्रेस में रहता ही है कि ईमेल एड्रेस में डॉट और एट द रेट तो कंपलसरी रहना ही चाहिए, नहीं तो वो एक जेन्युइन ईमेल एड्रेस नहीं माना जाता, होता ही नहीं है यदि हम कहीं भी देखें तो मोहन एंटर किया और नेक्स्ट फील्ड में जैसे ही आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो रॉन्ग ईमेल एड्रेस आ रहा है। तो पहले हम इसको, ये कब हटेगा ये एरर, जब मतलब ये मैसेज कब जाएगा, जब तक कि हम सही ईमेल एड्रेस एंटर ना कर ले। तो हमने इसमें एट द रेट लगा दिया और एट द रेट के बाद .com लगाया और नीचे आए, मतलब एट द रेट के बाद हमने 12 या फिर 12 और एट द रेट जीमेल gmail.com जैसे हमने यूज़ किया तो अब कोई भी एरर नहीं आएगा। और ये पासवर्ड और उसको जैसे ही सबमिट करेंगे अभी कोई एरर नहीं है, तो इस तरीके से ये वैलिडेट होते हैं। यदि हम यहाँ गलती करते हैं तो फिर एरर, यदि हम यहाँ पर डॉट नहीं लगाते, अभी हमारे फ़िलहाल कोई डॉट नहीं लगा है, तो एरर आएगा। तो इस तरीके से वर्क होता है। एट द रेट हटा देंगे तो एरर आएगा। तो ये था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है वैलिडेशन समरी। तो वैलिडेशन समरी कंट्रोल का यूज़ वेब पेज में सभी वैलिडेशन एरर की समरी डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो वैलिडेशन समरी कंट्रोल, यह वैलिडेशन का पूरा है वैलिडेशन समरी कंट्रोल। थोड़ा यहाँ पे प्रिंट में मिस्टेक हो गई है, मतलब एंटर करते समय, है ना। तो ये है वैलिडेशन समरी कंट्रोल। तो वैलिडेशन समरी कंट्रोल का यूज़ वेब पेज में सभी वैलिडेशन एरर की समरी डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। मतलब जब हम चाहते हैं कि जितनी भी पेज पर हमने गलती करी या यूज़र ने गलती करी है वो सभी एक लिस्ट के रूप में आ जाए, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है वैलिडेशन समरी कंट्रोल का। तो समरी को डिस्प्ले लिस्ट, बुलेट लिस्ट और सिंगल पैराग्राफ में किया जा सकता है। मतलब इस 3 टाइप से जो भी एरर्स आ रही हैं उनको डिस्प्ले किया जा सकता है। तो इसके लिए यदि इसकी अलग प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक डिस्प्ले मोड होती है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ यह डिफाइन करने के लिए किया जाता है कि समरी डिस्प्ले किस तरह से होगी। मतलब डिस्प्ले मोड में हम यह डिफाइन करते हैं कि समरी डिस्प्ले लिस्ट के रूप में होगी या बुलेट के रूप में होगी या सिंगल पैराग्राफ के रूप में करनी है हमको। फिर आईडी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कंट्रोल को यूनिक आईडी देने के लिए किया जाता है। रन इट, यह प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती कंट्रोल एक सर्वर कंट्रोल है। 4 कलर या कंट्रोल का 4 कलर होता है। सो समरी, यह प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती कब वैलिडेशन समरी डिस्प्ले होना चाहिए। हेडर टेक्स्ट, इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम वैलिडेशन समरी कंट्रोल के हेडर को सेट कर सकते हैं। बैक कलर, इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम कंट्रोल के बैक कलर को सेट कर सकते हैं। तो हम इसके प्रैक्टिकल को देखते हैं और हम यहाँ पर डायरेक्ट अब टूल बॉक्स में जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं हम वैलिडेशन समरी कंट्रोल को। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी फिलहाल कैसे बुलेट के रूप में जो भी एरर्स आ रही है ना हमको डिस्प्ले होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम जो डिस्प्ले मोड प्रॉपर्टी हमने बात करी थी, तो डिस्प्ले मोड प्रॉपर्टी में से जाके
हम क्या कर सकते हैं, इसका ये अभी बुलेट लिस्ट पर सेट है, लिस्ट पे करेंगे तो इस तरीके से जो एरर्स आएंगी इस तरीके से आएंगी। पर एरर मैसेज आएगा बाजू में 1 2 जो भी जितने भी होंगे वो नंबर बाद में आएगा। ये लिस्ट के फॉर्म में, उस सिंगल पैराग्राफ में इस तरीके से आएंगी एरर, एक ही पैराग्राफ में। तो हम इसको सेट कर लेते हैं बुलेट लिस्ट में ही। अब इसके बाद हेडर टेक्स्ट, तो हम यहाँ पर हेडर टेक्स्ट सेट कर दिया, जैसे वेब पेज या एरर्स कर दिया सेट, ठीक है। अब इसको फॉन्ट कलर को हमने कर दिया यहाँ पे बोल्ड, ठीक है। अब यदि जो भी मैसेज आ रहा है उनका कलर हमको क्या रखना है, तो उसको हमने जैसे फोर कलर पे जाएंगे और कलर हमने सेट कर दिया, मान के चलो कुछ दूसरा हल्का सा चेंज करते हैं या फिर यही कलर रख लेते हैं, ठीक है। अब वो जो हमने प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे सो समरी, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है। इसको यदि हम फॉल्स कर देंगे तो समरी नहीं डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज इन जो मैसेज की है इनकी अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमें समरी हमने दी है, तो समरी में जो ये मैसेज रहेंगे उनका जो भी टेक्स्ट, जो भी इसके एरर मैसेज में जो भी हमने मैसेज दिया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ सो समरी में क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इनको हम क्या कर देते हैं, सेट, इनकी प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पर हम टेक्स्ट में जाके क्या कर देते हैं, एस्ट्रिक कर देते हैं, क्योंकि अब तो सारे एरर्स हमको समरी के रूप में देखना, मतलब एक लिस्ट के रूप में। तो यहाँ पे हम एस्ट्रिक कर दिया, यहाँ पे जाके एस्ट्रिक कर देंगे, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हर फील्ड के बाजू में एरर मैसेज ना आए, वो एक लिस्ट के रूप में आ जाए एक बार में ही, बाद कि क्या क्या एरर हमने पेज पे करी है जब हम पेज को सबमिट कर रहे हो उस टाइम पर, ठीक है। प्रॉपर्टी, और हम जैसे ही टेक्स्ट पे आए, ठीक। अब हम इस कोड को क्या करते हैं, स्टार्ट डिबगिंग पे जाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो वैलिडेशन समरी कंट्रोल का यूज़ कब करते हैं, जब हमें जो भी यूज़र ने गलतियाँ करी है पेज पर उनकी समरी चाहिए हो। अब जैसे नाम हमने एंटर नहीं किया, एज भी हमने क्या करा, गलत, ठीक है, ईमेल एड्रेस भी गलत एंटर किया, पासवर्ड भी गलत एंटर किया, और फिर हमने क्या करा, सबमिट पर क्लिक किया। तो सारे जितने भी हमने वैलिडेशन लगाए हुए हैं, इसके लिए हमने यूज़ किया है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का यूज़। तो हमें जो वैलिडेशन समरी है उसमें हमें एरर आई, प्लीज़ एंटर योर नेम। दूसरा कंट्रोल यहाँ पर था रेंज वैलिडेटर, तो इसका भी जो एरर मैसेज था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया वैलिडेशन समरी कंट्रोल में। पासवर्ड हमने किस पे लगाया था, मतलब यहाँ पर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ किया था, तो रेगुलर एक्सप्रेशन ने जो हमको मैसेज दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर ने जो एरर मैसेज दिया वो भी आ गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर यूज़ किया था हमने इस वाले इनपुट कंट्रोल पे, तो वह भी यहाँ पे शो हो रहा है। वैलिडेशन समरी इस तरह से कार्य करता है। तो ये था आज का हमारा सेशन वैलिडेशन कंट्रोल्स का। तो थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट सेशन में एक थर्ड यूनिट का ही कुछ नए कंट्रोल्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।